नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यस बैंक की नेक्स्ट सीरीज़ में। और हमने अपनी पहली सीरीज़ में कवर किया था कि यस बैंक में क्या क्या इश्यूज और कंसर्न्स हुए थे और उनको किस तरह से अब एड्रेस कर लिया गया है। आज हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि अब यस बैंक में क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है। सो दोस्तों, हम इसमें 3 मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें से कि एक मेथड आज की प्रेजेंटेशन में रहेगा और बाकी बचे दोनों मेथड नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर होंगे। सो दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि यस बैंक के ये जो प्राइस निकल के आ रहा है वो, जी हाँ, 30 रुपीज़ और उससे ज़्यादा ही आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दिस इज़ द टाइम टू डबल योर मनी। सो इसीलिए दोस्तों, हमारी फिलॉसफी कि माल को दबा के रखें, डबल होगा, 10-20% के फ़ायदे में निकल के बेचिएगा नहीं और रोज़ के उतार चढ़ाव को देख के परेशान नहीं हुई है। सो दोस्तों, अब हम आपसे शेयर करते हैं यस बैंक का पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, एक बैंक की परफॉर्मेंस या किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस आप सबसे पहले इस चीज़ से देखते हैं कि कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को कितना यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर उसमें कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। तो एक बैंक, उसमें जब कस्टमर ट्रस्ट करेंगे, ये हम इस चीज़ से देखेंगे कि कस्टमर उस बैंक को कितना यूज़ करते हैं। अब जब भी कस्टमर बैंक को यूज़ करते हैं तो वो अपने फंड्स उस बैंक अकाउंट में रखते हैं। वो टर्म डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट, वो सेविंग्स अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, सैलरी अकाउंट में हो सकते हैं, और अगर कंपनियां हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंट में है। तो दोस्तों, ये परफॉर्मेंस इस स्लाइड में देखिए, ये कंपैरेटिव परफॉर्मेंस है यस बैंक की विज़ और मेजर बैंक्स इन इंडिया। सो एच डी एफ सी ने इस क्वार्टर में अपने डिपॉजिट्स करीब 3.7% से इंक्रीज किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने इंक्रीज किए 4% से। ये दोनों सबसे बड़े बैंक हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। इसके बाद आप देखें तो कोटक बैंक में डी ग्रोथ दिखी है। ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा था तो दूसरे बैंक्स की ग्रोथ भी 3 से 4%, कोटक की 0% रही। और ये तो टॉप बैंक्स की बात हुई। इसके अलावा अगर हम एमर्जिंग बैंक्स देखें, इंडसइंड करीब 4% ग्रोथ, और आईडीएफसी जो हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, नई ब्रांचेस खोल रहा है और जिसको लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रोथ आई 8%। लेकिन इन सबके कंपेरिजन में यस बैंक ने ग्रो किया ऑलमोस्ट 11.5%। दोस्तों, ये क्लियर इंडिकेशन है किस तरह से कस्टमर्स वापस यस बैंक में आकर उसको यूज़ कर रहे हैं डे टू डे। सो दोस्तों, ये यस बैंक के कस्टमर डिपॉजिट्स का चार्ट है जो कंटिन्यूसली ग्रो करता था, लेकिन सितंबर 18 में जब प्रॉब्लम आई थी राणा कपूर से लेके, तब ये ऑलमोस्ट स्टेबल हुआ और कुछ क्वार्टर्स तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखी। हालांकि ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जब प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं हुई तो सितंबर 19 के बाद हमने देखा कि इसमें एक शार्प डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से ये गिरकर डिपॉजिट्स 2,10,000 से गिरकर 1,05,000 करोड़ आए करीब 6 महीने में। और अब हमने देखा है मात्र 3 महीने में 12,000 करोड़ एडिशनल इनफ्लो। तो करीब 1.5 साल के बाद हमने डिपॉजिट बढ़ते हुए देखे हैं। 12,000 करोड़ के डिपॉजिट आए हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ है। और इसमें एक और अच्छी बात है, ये डिपॉजिट्स तब आए हैं जब यस बैंक ने एफडी रेट्स कम किए हैं पिछले क्वार्टर में, क्योंकि जब ये ट्रबल में थे तो इनके डिपॉजिट गिर रहे थे और लोगों को अटैक करने के लिए या रिटेन करने के लिए इन्होंने अपने एफडी रेट्स बढ़ाए हुए थे, जिसकी वजह से इनको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही थी। अब एडिशनल कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मंथ बाय मंथ, तो मार्च में 1,05,000 करोड़, जो अप्रैल और मई में कुछ खास नहीं बढ़े, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट रहे क्योंकि लॉकडाउन था। लेकिन जून में हमने देखा ये सारी बढ़त 1 महीने में आई है। तो यस बैंक के एम्प्लॉयज़ ने अपने कस्टमर से बात करी फ़ोन पे, और उसके बेसिस पर ही, प्लस एसबीआई के नाम और भरोसे के बेसिस पर, हमने देखा कि मात्र 1 महीने में डिपॉजिट में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। इस इंक्रीज़ के चलते ही उन्होंने आरबीआई को पैसे भी रिफंड कर दिए। दोस्तों, ये एक स्टेज दिखा रही है। ब्लू लाइन है डिपॉजिट्स और रेड लाइन है बैंक द्वारा गए लोन। जनरली बैंक के पास कस्टमर डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं और लोन वो कम देता है, ताकि हमेशा बैंक के पास लिक्विडिटी बनी रहे। लेकिन राणा कपूर की प्रॉब्लम के बाद से हमने देखा इनके कस्टमर डिपॉजिट गिरते रहे या स्टेबल रहे, और एक बार तो काफ़ी शार्प डिक्लाइन आया। और लोन एसेट्स हालांकि इन्होंने कंट्रोल किया, बढ़ाए नहीं, और धीरे धीरे कम भी किए, उतनी स्पीड से नहीं।
तो यहाँ पे मॉरेटोरियम लगा था जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी बड़ा था, मतलब बैंक ने लोन ज़्यादा दिया हुआ है, उसका आउटगो गया हुआ है पैसे का, लेकिन कस्टमर के पैसे उसके पास इतने हैं नहीं, जो अब ये नैरो कम होते हुए दिख रहा है। प्लस इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए और रेज किए, तो इस नैरो को कवर करने के लिए उन्होंने कैपिटल भी रेज कर दी। सो एक तो बात हो गई अब कस्टमर के डिपॉजिट की, दूसरी बात आती है लोन की। लोन देने के लिए बैंक के पास अपनी कैपिटल होनी बहुत ज़रूरी है, और वो एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा होनी चाहिए, करीब 8% से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज बैंक लोन नहीं दे पाएगा। तो यस बैंक पिछले 5 साल अगर हम देखें तो करीब 10% अपनी कैपिटल रखता था, 10, 11, 10%, 9%। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई तो इनकी कैपिटल कम हुई 8%, और अभी तो 6% चल रही थी, जिसके चलते ये नए लोन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी जो एफ में एक फंड रेज किए हैं, तो ये कैपिटल पिछले 4-5 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है, करीब 13.5%। इसका मतलब अब बैंक के पास काफ़ी सफिशिएंट कैपिटल आ चुकी है फ्रेश लोन्स देने के लिए, तो अब ये फ्रेश लोन देकर भी अपने इनकम बढ़ा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं, बैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जब लोन दे रहा है तो उसके लोन का इंटरेस्ट, और वो जब कस्टमर से एफडीज ले रहा है तो उसमें जो वो इंटरेस्ट देता है कस्टमर को, उसके बीच का मार्जिन कितना है। जनरली ये मार्जिन 3 से 4% होते हैं, और इसी के बेसिस पे बैंक्स प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि ये 3% मार्जिन प्रॉफिट देता है, और इसमें से फिर ऑपरेशनल एक्सपेंस होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो यस बैंक के मार्जिन जो करीब 3-3.5% थे, वो हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में कम होके 2.8 आए थे लास्ट ईयर, जो कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। 2.7, 1.4, ये 1.4 का टाइम था दिसंबर 2020, जिस समय पैनिक क्रिएटेड हो चुका था, और मॉरेटोरियम के बाद मार्च तक इन्होंने इसको थोड़ा इंप्रूव किया, लेकिन भी ये काफ़ी कम था। बट जून में हमने देखा कि कंपनी ने अपने मार्जिन वापस 3% किए, क्योंकि इन्होंने अपने एफडी रेट्स कम कर लिए थे, और ये हुआ था एसबीआई के भरोसे प्लस कैपिटल आने के बाद। और अब क्योंकि इन्होंने एक और कैपिटल रेज करी है, तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट मार्जिन शायद 3% से भी बढ़ के 3.5 की तरफ जाए। सो दोस्तों, ये देखिए लोन की सिचुएशन, लोन भी कंटिन्यूसली बढ़ते थे, और लेकिन जब से प्रॉब्लम थी तब से ये लोन गिर ही रहे थे। अब बैंक के पास वापस सिचुएशन आ गई कि वो लोन भी ज़्यादा बांटे और लोन से भी पैसा बनाए। सो एक बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि होती है इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड डिपॉजिट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बैंक का वापस 3% हो गया है। और दूसरी इनकम जो आती है वो नॉन इंटरेस्टिंग इनकम होती है, वो आती है ट्रांजैक्शन करने से। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी ट्रेड डे टू डे के लिए करती हैं, उसमें कई बैंक गारंटी होती है और दूसरे प्रोडक्ट्स इशू होते हैं। जब भी कोई कंपनी फॉरेन से सामान खरीदती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो वो सब बैंक से हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे भी उनकी इनकम होती है। बस जैसे जैसे कस्टमर की ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ चार्जेस और कमीशन लेते हैं, प्लस दूसरे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो क्योंकि हमने देखा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, लोन भी बढ़ेंगे, इसका मतलब कस्टमर इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, तो नॉन इंटरेस्ट इनकम ट्रांजैक्शंस में भी हम ग्रोथ देखेंगे। तो अब हमें पूरी तरह से बैंक एक नॉर्मल ऑपरेशंस में चल रहा दिखेगा। जब बैंक एक नॉर्मल ऑपरेशंस में चलता हुआ दिखेगा, तो हमें उसकी वैल्यूएशन भी सारे नॉर्मल बैंक्स के बेसिस पे दिखनी चाहिए। बैंक्स को इवैल्यूएट करने का एक बहुत कॉमन मेथड है प्राइस टू बुक कंपैरिजन, यानी कि बैंक की जो नेटवर्थ है उस पे कितने मल्टीपल टाइम्स हम बैंक को वैल्यू करते हैं। अगर बैंक एक सॉलिड स्टेबल बैंक है तो उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर बैंक की कंटिन्यूटी में कुछ कंसर्न्स हैं या उसके बैड लोन ज़्यादा हैं तो उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कम है। सो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोटक बैंक सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है 5.4 पे। हम HDFC को काफ़ी टॉप का बैंक मानते हैं, लेकिन कोटक PB रेशो में सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी सेफ समझा गया है। HDFC बैंक 3.5, बंधन बैंक 3.1, क्योंकि इसमें हमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिख रहे हैं, और ICICI बैंक, जिनको पिछले कुछ टाइम से अपने लोन्स के इश्यूज थे, NPA की प्रॉब्लम वहाँ पे भी आई थी, वो भी 2.2 है। एक मैंने हिस्टोरिकल एवरेज देखी है, जितने भी स्टेबल बैंक्स दिखते हैं, ठीक ठाक बैंक्स दिखते हैं, वो जनरली प्राइस टू बुक ऑफ 2 या इसके ऊपर ही अवेलेबल रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सिस बैंक इस समय 1.6 में है, और इंडसइंड 1.4 में है। अगर आपने देखा होगा, स्पेशली अभी कोविड के चलते बैंक्स के प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं, इसलिए इनकी वैल्यूएशन भी गिरी है। प्लस एक्सिस और इंडसइंड के अंदर भी कुछ ना कुछ बैड लोन्स को लेके प्रॉब्लम चल रही है पिछले 1.5-2 साल से, जिसके चलते ये PB वैल्यूएशन पे कम है। कोविड से पहले ये 2 के ऊपर थे, इंडसइंड ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस पे, तो ये 4 की प्राइस टू बुक पे था। और जो मैं HDFC और ICICI की बात कर रहा हूँ, ये अब है जब ये कोविड की गिरावट हो चुकी है, यानी कि ट्रेडिशनली
HDFC की प्राइस टू बुक करीब 4 के ऊपर रहती है, ICICI की 2.5 के ऊपर होती है। सो दोस्तों, हमने देखा जितने रेपुटेड बैंक्स हैं वो 2 से तो कई ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू डिमांड कर रहे हैं, और इंडसइंड स्पेसिफिकली गिरा हुआ है, वरना ये भी 4 के ऊपर था। तो एक बहुत कंजर्वेटिव तरीके से हमें देखना चाहिए कि येस बैंक की भी प्राइस टू बुक वैल्यूएशन कोविड के बाद कम से कम 2 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और येस बैंक में कोविड का ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से उन्होंने नए लोन बांटे नहीं थे, और जो भी इनके प्रॉब्लम्स थी वो सारे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभी प्रोविजनिंग करी के ही निकले थे। और अगर हम देखें तो ये येस बैंक प्राइस टू बुक में IDFC से भी नीचे चल रहा है, और RBL और फेडरल अभी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। सो येस बैंक की बुक वैल्यूज करीब 4.5 रुपये है। अगर हम प्राइस टू बुक की एवरेज 2 पकड़ के भी चलते हैं तो कम से कम 29-30 रुपये का इसमें वैल्यूएशन दिखा है। प्लस क्योंकि ये बैंक अपने बैड लोन्स रिकवर करने के लिए एक स्पेशल टीम बना चुका है, तो जैसे ही ये कुछ रिकवरीज आएंगी बैड लोन्स में तो इसकी बुक वैल्यू बढ़ेगी, फिर हिसाब से 15 रुपये के ऊपर ये चली जाएगी। तो हमें एक मिनिमम प्राइस बैंक का दिख रहा है 30 रुपये, जिसको ये 1 साल के अंदर टच कर सकता है। थैंक यू दोस्तों। तो ये हमारी पहली मेथड थी कैलकुलेशन की, और हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में पी और एसेट वैल्यूएशन के हिसाब से बैंक की प्राइसिंग निकालेंगे। आपको जान खुशी होगी कि वो भी 30 रुपीज़ के ऊपर ही आ रही है। सो मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।